Today we will study about linkage. So what is linkage? Linkage is the tendency of genes or segments of DNA that are closely present on the chromosome, and therefore they segregate together meiosis and are inherited together. आपको ये चीज मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं ऑन द ऑन क्रोमोसोम। किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। और जो जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर, एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो एक साथ उनका इनहेरिटेंस होता है। जब भी मियोसिस होता है तो वो सेग्रीगेट करके एक गैमेट में चले जाते हैं, और जो जीन किसी एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम पे क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल सपोज ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस पे कौन सा जीन प्रेजेंट है? ए बी सी डी, ठीक है। और जब मियोसिस होती है तो आपको पता है कि कोई भी क्रोमोसोम किसी भी गैमेट में रैंडमली मूव करता है। दैट इज योर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही कहता है ना कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द क्रोमोसोम मूव इंडिपेंडेंटली इन एनी गैमेट। किसी भी गैमेट में वो इंडिपेंडेंटली मूव करता है और उसका जो असॉर्टमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ये पहले से डिसाइडेड होता है कि ये पार्टिकुलर क्रोमोसोम इस गैमेट में जाएगा। या फिर अगर आप एनाफेज की बात करें, एनाफेज फेज की बात करें, तो ये डिसाइडेड नहीं होता है कि कौन सा क्रोमोसोम कौन से पोल पे जाएगा। It is very undecided, and because the assortment या distribution of the chromosome is independent। जो क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी क्रोमोसोम किसी भी पोल पे मूव कर सकता है, ठीक है। और जब कोई भी क्रोमोसोम किसी भी पोल पे मूव करता है तो उस क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोजली अरेंज जीन्स, वो भी उसके साथ मूव कर जाते हैं। जैसे ये ए बी सी डी जीन जो इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, जब वो ये क्रोमोसोम मूव करेगा तो वो उसके साथ जो है वो भी मूव करेंगे, ठीक है। ये फिर इसके साथ ही मूव करेगा, ए बी सी डी इसी में चला जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लिंकेज। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिंकेज बोलते हैं। ये क्या है? ये जो जीन्स हैं ये लिंक्ड जीन्स है। कैसी जीन है ये? दी जीन्स आर लिंक टुगेदर। ये लिंक जीन है, और इस लिंक जीन का एक साथ इनहेरिटेंस के टाइम पे किसी पार्टिकुलर गैमेट में मूव करना इज कॉल्ड it's called linkage, है ना। टेंडेंसी ऑफ लिंक जीन टू इनहेरिट टुगेदर इज कॉल्ड लिंकेज। उनका एक साथ इनहेरिटेंस करना। इनहेरिटेंस का मतलब समझते ही हो, ट्रांसमिशन ऑफ जीन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। पेरेंट से प्रोजेनी में जीन का ट्रांसमिशन होना ही क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस। और लिंकेज क्या कहता है कि लिंकेज के अकॉर्डिंग जो भी जीन एक साथ किसी क्रोमोसोम पे क्लोजली प्रेजेंट होते हैं वो एक साथ एक क्रोमोसोम में चले जाते हैं। अब ये जो लिंकेज है बेटा, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। ये क्या है? ये भी मेंडलिज्म का एक्सेप्शन है, मेंडल्स लॉ के अगेंस्ट है। कैसे? अब जैसे मेंडल ने क्या कहा, उन्होंने जितने भी जीन कितने जीन लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? 7 जीन लिए थे, ठीक है। और उनका जो असॉर्टमेंट था वो इंडिपेंडेंट था। वो जो सातों जीन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया था, और बोला कि हर जीन किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो जीन किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो अलग अलग उनका असॉर्टमेंट होता है। उन्होंने लिंकेज यही कहा था। उन्होंने क्या क्या रूल दिया था? एक लॉ ऑफ उन्होंने डोमिनेंस दिया था, है ना, कि एक जीन डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो जीन होते हैं ये गैमेट फॉर्मेशन के समय सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे सपोज अकॉर्डिंग टू मेंडल, जैसे ये 2 जीन है, मान लो आर है, ये रेड कलर के लिए है, एंड येलो कैपिटल वाई, दिस इज फॉर येलो, है ना।
आर और रेड, है ना। तो ये इसमें जब हम गैमेट फॉर्मेशन देखते थे तो हम इसमें 4 तरीके की चीजें देखते थे, है ना। एक ऐसे बन जाता कैपिटल आर वाई, और एक कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। ये 4 तरीके की कंडीशन अकॉर्डिंग टू मेंडल है ना। और इस ये 4 तरीके के रेशियो हमें मिलते कि ये एक में जा रहा है, ये दूसरे में जा रहा है, किसी में कैपिटल जा रहा है, किसी में स्मॉल जा रहा है ना। लेकिन ये तब पॉसिबल है बेटा जब इसमें कोई लिंकेज ना हो, जब ये जीन अलग अलग क्रोमोजोम पे हो। सपोज अगर ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई है ना, ये एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, अगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो और ये एक दूसरे से एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, दीज आर, ये बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, और ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये दो, जैसे ये क्या है, आर फॉर रेड कलर एंड वाई फॉर येलो, या फिर कोई और करेक्टर मान के देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये बेटा अलग अलग देखो, अब आप यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी देख रहे हो कि एक में कैपिटल आर कैपिटल वाई एक साथ हैं और एक में नहीं है, इस 4 तरीके के कॉम्बिनेशन है। ये कॉम्बिनेशन तब पॉसिबल है जब ये दोनों जीन अलग अलग क्रोमोजोम पे हैं। अगर ये दोनों जीन एक ही क्रोमोजोम पे होंगे तो ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। ये क्या कहता है, ये लिंकेज कहता है। और मेंडल ने जो कॉम्बिनेशन यूज किया था उसमें लिंकेज नहीं प्रेजेंट था। मेंडल ने जितनी जीन को सेलेक्ट किया था एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सारे जीन कहाँ प्रेजेंट थे, अलग अलग क्रोमोजोम पे प्रेजेंट थे। इसीलिए उनका जो इनहेरिटेंस था वो अलग अलग था। लेकिन अगर वो जीन एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते तो उनका इनहेरिटेंस हमेशा कैसा होता, एक साथ होता। अगर मेंडल को उस समय लिंकेज का पता चल रहा होता, मतलब अगर लिंकेज की जानकारी रही होती, तो मेंडल अपना जो रूल इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का दिए थे, वो रूल कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो पाता। उन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। उन्होंने कहा था कि कोई भी क्रोमोजोम किसी में भी अलग अलग रेंडमली मूव करता है, ठीक है, और उसके साथ साथ जीन भी रेंडमली मूव करता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि लिंकेज की जानकारी नहीं थी उनको, कि लिंकेज क्या है, कि अगर किसी एक क्रोमोजोम में 2-3 जीन, सपोज उन्होंने जो 7 जीन लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अगर वो सातों जीन एक ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होते तो वो एक साथ मूव करते। वो कैसे मूव करते, एक साथ मूव करते, और उनको जो वो अलग अलग डिफरेंट तरीके के कॉम्बिनेशन और डिफरेंट तरीके के उनको रेशियो मिल रहे थे, वो रेशियो कभी नहीं मिलते। वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसमें एक टेस्ट क्रॉस होता है। ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे 2 पेरेंट हैं, एक में ए बी जीन है, ए बी जीन है, दूसरे में इसका रिसेसिव जीन है कैपिटल। बात समझ आ रही है ना बेटा आप लोगों को? कैन यू हियर मी? यस मैम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये कैपिटल ए कैपिटल बी है, और यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी है। यहाँ कौन सा गैमेट बन रहा है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, है ना। गैमेट गैमेट ये देखो डिप्लॉयड कंडीशन है, और गैमेट में केवल एक आएगा, है ना, एक एक ही आता है ना क्रोमोजोम। यहाँ 2 क्रोमोजोम है, डिप्लॉयड कंडीशन है, गैमेट में एक आया, और फिर बन गया, ये दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे, ये आपका F1 जनरेशन हो गया, ठीक है। और व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, इससे मैं आपको टेस्ट क्रॉस बताना चाह रही हूँ। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब F1 हाइब्रिड, ये देख रहे हो ये कौन सा जनरेशन है, लेट मी शो यू। ठीक है, ये क्या है, ये F1 जनरेशन है। जब हम F1 जनरेशन को, जो रेसेसिव पेरेंट है, डबल रेसेसिव, आप ये देख रहे हो ये डबल रेसेसिव है ना, इसमें दोनों रेसेसिव जीन है। जब हम F1 जनरेशन को डबल रेसेसिव से क्रॉस करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ टेस्ट क्रॉस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। व्हेन F1 जनरेशन इज क्रॉस्ड विद अ डबल रिसेसिव पेरेंट, दिस क्रॉस इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे दो तरीके के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल ए कैपिटल बी बनेगा और एक कैपिटल ए और एक स्मॉल बी बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी बनेगा। अच्छा, अब ये तो मैंने बता दिया, देखो ये एक कॉम्बिनेशन दिखा रहा है कि ये कैपिटल ए बन रहा है, कैपिटल बी बन रहा है, स्मॉल ए बन रहा है और स्मॉल बी बन रहा है, ठीक है। ये इसे बोलेंगे नॉन क्रॉस ओवर। क्या बोल रहे हैं? नॉन क्रॉस ओवर इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। मैंने जब आपको मियोसिस पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में जो पेकिटीन स्टेज आता है वहां पे क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज द exchange of genetic segment between non-sister chromatid of homologous chromosome। जैसे सपोज ये एक आपका क्रोमोजोम है, ठीक है, ये आपका क्रोमोजोम है, ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी। दूसरा क्रोमोजोम है, इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी है, ठीक है। ये दोनों क्रोमोजोम, ये दो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम 1 और क्रोमोजोम 2। ये दोनों क्रोमोजोम क्या है आपस में? दीज आर द होमोलॉगस क्रोमोजोम। क्या है? ये होमोलॉगस क्रोमोजोम है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये भी होमोलॉगस क्रोमोजोम है, ठीक है। तो ये ये देखो होमोलॉगस क्रोमोजोम है और ये इनके एलील्स हैं। ये होमोलॉगस क्रोमोजोम पे इनके एलील्स प्रेजेंट है। देखो ये डोमिनेंट एलील है, ये रिसेसिव एलील है, ठीक है। और हर ये दो दो क्रोमोजोम हो गए और हर क्रोमोजोम का में क्या मैंने बताया था? दो क्रोमेटिड होते हैं। तो एक ये इसका क्रोमेटिड हो गया, इसी तरीके से यहाँ भी एक इसका क्रोमेटिड हो गया, ठीक है। और ये अब ये इसका देख रहे हो, इसके दो क्रोमेटिड हो गए। इनको ये दो क्रोमेटिड आपस में इनको हम क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। कौन सा क्रोमेटिड बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है? आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है। इसी तरह यहाँ भी ये दोनों आपस में क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक। बेटा समझ आ रही है ना मेरी बात? यस मैम। सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। अब और ये लेकिन क्रोमोजोम 1 और 2 की क्रोमेटिड एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। जैसे ये और ये दोनों क्या है आपस में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। क्या है? नॉन सिस्टर। ये दोनों तो आपस में सिस्टर है, ये दोनों आपस में सिस्टर है, लेकिन ये एक दूसरे के लिए क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जीन का एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे से। यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन, ये इनकी पेयरिंग होती है। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस के समय ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? क्रोमोजोम आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग करने के बाद इनमें क्रॉस कनेक्शन होता है। देखो कैसे होता है। हाँ, इसे नहीं बना। समझ आया बेटा? यहाँ देखो ये दोनों क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है और इनके बीच में क्या हो रहा है? जीन का एक्सचेंज हो रहा है। अब ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये देखो कैपिटल ए स्मॉल बी हो जाएगा, ये कैपिटल ए स्मॉल बी, और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल ए कैपिटल बी, ठीक है। तो दो कॉम्बिनेशन है। एक तो ये जो एक तो ये है, सॉरी, कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी, ठीक है। इससे क्या बोलेंगे बेटा? दिस वन विल बी कॉल्ड,
ये इसको हम बोलेंगे पेरेंटल कॉम्बिनेशन और नॉन क्रॉसओवर। इससे क्या बोलेंगे, पेरेंट, देखो हमारे पेरेंट का क्या कॉम्बिनेशन था, कैपिटल ए कैपिटल बी और ए स्मॉल बी था ना। तो क्योंकि ये बिल्कुल पेरेंट जैसा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पेरेंटल क्रॉस कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे इसको, पेरेंटल कॉम्बिनेशन और नॉन क्रॉसओवर। देखो इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही ना ये इस ट्रेंड में, है ना। कैन यू सी दिस, देखो एक स्ट्रैंड है एक एक जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। यहाँ पे जो जिस जिस स्ट्रैंड में क्रॉसिंग ओवर, तो ये क्या हो जाएंगे, ये पेरेंटल स्ट्रैंड हो जाएंगे और नॉन क्रॉस ओवर। लेकिन जो दो स्ट्रैंड में क्रॉसिंग ओवर हो रही है उससे दो अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए एंड कैपिटल बी, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस ओवर और रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलेंगे, क्रॉस ओवर और रिकॉम्बिनेंट। हाँ ये देखो ये पेरेंटल है, पेरेंटल और नॉन क्रॉस ओवर, ठीक है, नॉन क्रॉस ओवर। और ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब नया कॉम्बिनेशन बना है, क्या बना है यहाँ पे, नया कॉम्बिनेशन मिला। तो इसी वजह से बेटा चार तरीके के हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि मियोसिस जब होता है तो वहां पे क्या होता है, वहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है और इसी वजह से हमें जीन के अलग कॉम्बिनेशन मिलते हैं। देखो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको लिंकेज बताई, लिंकेज के अकॉर्डिंग जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो और सारे जीन मतलब एज इट इज, जैसे ए कैपिटल बी एक साथ एक गैमेट में चला जाए और स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ एक गैमेट में चला जाए, वो एक गैमेट में क्यों चला जाए, जब ये बहुत ज्यादा क्लोजली प्रेजेंट होते हैं तब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, लिंकेज और लिंक जीन। अगर ए और बी के बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, इट मींस दे आर लिंक टुगेदर। क्या है वो, लिंक टुगेदर है, दे आर लिंक जीन्स। तो लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दो अलग अलग हैं। लिंकेज में क्या होता है, दो चीज बिल्कुल आपस में चिपकी हुई है, लिंक्ड है ना। लिंकेज का मतलब एक जुड़ाव होता है, मतलब वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और वो अलग नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लिंकेज। और क्रॉसिंग ओवर क्या है, जब जीन के बीच में एक्सचेंज हो जाए, है ना, कैपिटल ए बी और स्मॉल ए बी के बीच में एक्सचेंज हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर तब होता है जब जीन थोड़ा सा दूरी पे अरेंज होता है। तो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर बोथ आर द अपोजिट फेनोमेना। लिंकेज में कोई भी जीन एक साथ में रहती है और क्रॉसिंग ओवर में वो चीज अलग हो जाती है। अच्छा, अगर अगर लिंकेज नहीं है, ठीक है, अगर नॉर्मल कंडीशन में लिंकेज नहीं है, जीन ठीक ठाक दूरी पे है, एक्सचेंज हो रहा है, तो हमें चार तरीके के कॉम्बिनेशन, आपने यहाँ देख लिए, हमें चार तरीके के कॉम्बिनेशन मिल रहा है। एक कैपिटल ए बी है, एक स्मॉल ए बी है, एक कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी। आप एक डायग्राम में आपको यहाँ दिख रहा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ चार कॉम्बिनेशन, दो पेरेंटल बन रहे हैं, दो रिकॉम्बिनेंट। देखो ये आपके दो पेरेंटल है और ये दो क्या है, रिकॉम्बिनेंट है। तो ये चारों जब जब कोई लिंकेज नहीं होता है तो ये चारों जो है इक्वल रेशियो में बनते हैं। मतलब कौन सी इक्वल रेशियो में बनेंगे, 1:1:1:1 के रेशियो। इनके बीच ये बराबर बराबर है। अगर जैसे 100% कोई चीज है तो इसको आप 25-25-25 लिखोगे तो भी वही बात है ना, 25% ये तो अगला 25% ये 25 ये 25, तब ये बराबर बराबर बनेंगे। लेकिन अगर इनके बीच में लिंकेज है तो क्या होगा, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमारा क्या है, कैपिटल ए, यहाँ देख रहे हो कैपिटल ए कैपिटल बी एक पेरेंट के पास है और स्मॉल बी एक पेरेंट के पास है। अगर यहाँ पे लिंकेज होगा तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कैपिटल ए, सॉरी, कैपिटल ए
कैपिटल बी है ना, ये पेरेंटल है, स्मॉल ए स्मॉल बी, इसका रेशियो 25% से ज्यादा होगा। अभी क्या है कि सब 25-25 में बराबर के रेशियो में, 100 में से 25-25-25 चारों का है। लेकिन ऐसे केस में इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, पेरेंटल का 25 से ज्यादा परसेंटेज हो जाएगा। और दूसरे का परसेंटेज जो है, जो हमारा कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए इस स्मॉल ए कैपिटल बी है, इसका परसेंटेज 25% से कम हो जाएगा। रिकॉम्बिनेट जो नए कॉम्बिनेशन है वो कम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिंकेज है। ठीक है, ये बात समझ में आया बेटा? यस मैम। देखो अब यहाँ पे यहाँ देख रहे हो, ये डोमिनेंट जीन यहाँ पे दो हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये दोनों डोमिनेंट जीन एक पेरेंट में है ना, एक पेरेंट में दोनों डोमिनेंट जीन है, एक पेरेंट में दोनों रेसेसिव जीन है। अब एक साइंटिस्ट थे बेटा, बेटसन एंड पनेट, उन्होंने लिंकेज के लिए दो फेनोमेना दी, एक कॉपलिंग फेनोमेना और एक रिपल्सन फेनोमेना। कौन सी फेनोमेना दी? कॉपलिंग फेनोमेना और रिपल्सन फेनोमेना। कॉपलिंग फेनोमेना क्या है, आप यहाँ देख रहे हो, कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये दोनों डोमिनेंट जीन एक पेरेंट में प्रेजेंट है, तो ये एक साथ एक दूसरे के साथ कॉपलिंग शो करेंगे, मतलब कॉपलिंग का मतलब है कि जुड़ना। लेकिन जब कैपिटल ए और कैपिटल बी अलग अलग में प्रेजेंट है, यहाँ जैसे दूसरा कॉम्बिनेशन आप ये देख रहे हो यहाँ डायग्राम में देखो कैपिटल ए कैपिटल बी क्योंकि एक ही क्रोमोजोम में प्रेजेंट है, एक ही पेरेंट में है, तो ये एक दूसरे से कॉपलिंग करेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, और इसको उन्होंने कॉपलिंग दिखाया, तो इसका परसेंटेज ज्यादा होगा। यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी अलग अलग में पेरेंट में है, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं। रिपल्सन को समझते हैं ना, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो देखो इसका दूसरे शब्दों में ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन कैपिटल ए कैपिटल बी है, और यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल बी। यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी का परसेंटेज ज्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे पेरेंटल कैपिटल ए और स्मॉल बी का परसेंटेज ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, देखो दोनों केस में कॉपलिंग फेज में और रिपल्सन फेज में क्या है, कॉपलिंग फेज में जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो क्या है, ज्यादा है। नहीं ज्यादा नहीं, उसका कॉम्बिनेशन देखो, डोमिनेंट और रिसेसिव का रेशियो देखो आप इसमें, देखो तो यहाँ पे कॉपलिंग फेज में जो पेरेंट है वो क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी है, और स्मॉल बी स्मॉल ये कॉपलिंग में है। कॉपलिंग में ये जो दो डोमिनेंट एलील हैं ये एक साथ है ना, इसलिए वो कॉपलिंग शो कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को अलग वर्ड में कहा, अभी मैं आपको और आगे क्लियर करती हूँ। और रिपल्सन फेज में क्या है, रिपल्सन फेज में कैपिटल ए स्मॉल बी दोनों डोमिनेंट जीन अलग अलग पेरेंट में है। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे कैपिटल ए एक पेरेंट में है और कैपिटल बी दूसरे में है। कॉपलिंग में क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ है, जब कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ रहेंगे तो यहाँ पे ये कॉपलिंग शो कर रहे हैं, अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, तब यहाँ पे जानते हो क्या रेशियो आएगा। अब यहाँ पे देखो चार कॉम्बिनेशन बन रहा है अपने पास, एक कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज हम लिख दे रही हूँ, कॉपलिंग, सीओ लिख दिया कॉपलिंग, और रिपल्सन हो गया आर यू। ठीक है, कॉपलिंग में ए और बी एक साथ है, तो इसका रेशियो ये 7:1:1:7। यहाँ देख रहे हो इसका रेशियो कितना है, 7। कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी का रेशियो ज्यादा है। और रिपल्सन फेज में इसका रेशियो क्या है, रिपल्सन फेज में पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी, तब ये कॉम्बिनेशन, अब ये रेशियो यहाँ क्या हो जाएगी, 1:7:7:1। देख रहे हैं उल्टा हो गया ना बेटा। कॉपलिंग ये उल्टा क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपलिंग देखो यहाँ पे जो रेशियो ज्यादा उसकी हो रही है जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। जब लिंकेज होता है तो हमेशा पेरेंटल कॉम्बिनेशन का रेशियो ज्यादा होता है
है ना, तब वो इक्वल रेशियो में नहीं आएंगे। इसको लिंकेज को कभी भी कहीं भी आप, जैसे इस पे ना बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में वो पूछते हैं आपको, ऐसे कोई डेटा दे देंगे और बहुत बड़ा सा क्वेश्चन लिखा रहेगा, डेटा रहेगा, और वो पूछेंगे कि यहाँ पे लिंकेज है कि नहीं। तो लिंकेज अगर जानना हो तो आप सीधा ऐसे पहचानोगे, जब ये चारों जो टेस्ट क्रॉस रेशियो में ये चारों सेम रेशियो में नहीं है, 1:1:1:1 की रेशियो में नहीं है, एक कोई कॉम्बिनेशन ज्यादा है, और किसका कॉम्बिनेशन ज्यादा है, पेरेंटल। जब पेरेंटल का कॉम्बिनेशन का रेशियो ज्यादा है तो वहां पे लिंकेज है। सीधा एग्जाम में बहुत बड़ा सा, जैसे ये से क्वेश्चन नेट वेट के एग्जाम में आते हैं, तो जब भी देखो यहाँ पे जब हमारा कॉपलिंग फेज था तो हमारा पेरेंट क्या था, कैपिटल ए कैपिटल बी था, स्मॉल बी था, देखो उसका रेशियो ज्यादा है ना। और रिपल्सन फेज में हमारा पेरेंट क्या है, कैपिटल ए स्मॉल बी, और स्मॉल ए और कैपिटल बी है, और इसका परसेंटेज ज्यादा है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमेशा जो पेरेंटल, कभी भी आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन पहचानने की यही पहचान होती है कि जिसका रेशियो ज्यादा हो वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और क्रॉस ओवर का परसेंटेज कम होता। अभी एक और चीज आती है डबल क्रॉस। अभी तो ये सिंगल, अभी जो आप ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी बने हैं यहाँ पे, जैसे अभी मैंने यहाँ पे करके दिखाया था, ये क्या है, ये सिंगल क्रॉस ओवर है, यहाँ पे सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो रही। एक क्या होता है, डबल क्रॉसिंग ओवर, जैसे जब दो क्रॉसिंग ओवर हो जैसे जैसे समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। क्या हो रहा है इसको? ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बेटा यहाँ गड़बड़ ही बन रहा है ये, क्योंकि ये तो जुगाड़ है ना, ये मैंने गड़बड़ लाइन खींच दी है ABC पर, तुम समझ जाओ। देखो यहाँ पे कितना क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, डबल क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट होगा वो कैसा बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल, देखो ये कैसे बनाओगे इसको, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, इसमें क्या बनेगा, दो कॉम्बिनेशन, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल सी। ये देखो ये स्मॉल सी है ना, अब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी। ये क्या है, ये डबल क्रॉसिंग ओवर है। कौन सा क्रॉसिंग ओवर है, डबल क्रॉसिंग। अब डबल क्रॉसिंग ओवर को पहचानने का, डबल क्रॉस ओवर जो बनते हैं उनको पहचानने का क्या तरीका होता है, कि जब उसको पेरेंट से कंपेयर करोगे, जैसे यहाँ पे पेरेंट क्या है हमारा, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है और कैपिटल सी है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है। ठीक है, देखो पेरेंट को पहचानने का ये तरीका है, सपोज हम आपको न्यूमेरिकल दिए, मान लो मैंने तुम्हें एक न्यूमेरिकल दिया, यहाँ पे हमने बताया कि एक का रेशियो 40 है और 20 है 5 है और 5 है, और मैं आपसे पूछूंगी कि इसमें पेरेंटल कौन है, डबल क्रॉस ओवर, सिंगल क्रॉस ओवर कौन है। तो देखो पेरेंटल वो होगा जिसका रेशियो सबसे ज्यादा है, 40 से ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा, पेरेंटल हो जाएगा। 20 जो है वो सिंगल क्रॉस ओवर हो जाएगा, और ये जो 5 ये क्या हो जाएगा, डबल। देखो डबल क्रॉस ओवर की रेशियो हमेशा सबसे कम होती है, और उसको एक पहचानने का ये तरीका है कि जब उसको पेरेंटल कॉम्बिनेशन से कंपेयर करोगे, जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे पेरेंट क्या है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और ये क्या है, कैपिटल ए, बीच में इसका क्या है, इन दोनों में कंपेयर करो, कौन इसमें और इसमें कंपैरिजन करके देखो क्या अलग है, इसमें और इसमें बताओ क्या अलग है, बी अलग है ना। जो डबल क्रॉस ओवर है, जो डबल क्रॉस ओवर है उसके बीच का जीन बदल जाता है,
तो हमेशा पेरेंटल को जब उससे कंपेयर करोगे, डबल क्रॉसओवर को पहचानने का यही तरीका होता है कि डबल क्रॉसओवर में बीच की जीन बदल जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करो तो बीच की जीन बदल गई। यहाँ बीच में क्या आ गया है, कैपिटल बी आ गया। ठीक है, तो अब आप समझ गए ना सिंगल क्रॉसओवर, डबल क्रॉसओवर, और कॉपलिंग और रिपल्सन फेज भी समझ गए। कॉपलिंग फेज क्या कहता है कि जब कोई दो जीन, कोई डोमिनेंट जीन एक साथ एक पेरेंट में है तो वो चिपके रहेंगे, उनका परसेंटेज ज्यादा होगा, दैट इज कॉल्ड कॉपलिंग। और लेकिन जब दो डोमिनेंट जीन अलग अलग पेरेंट में या अलग अलग क्रोमोजोम में है तो वो एक दूसरे से रिपल्सन का मतलब यही है कि उनका परसेंटेज कम होगा। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये अब वही जो मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन दिखाया वो देखिए, ये कॉपलिंग फेज का रेशियो है 7:1:1:7, नॉर्मल एक्सपेक्टेड ये था। और ये रिपल्सन फेज का ये रेशियो जो मैंने आपको यहाँ आगे बता दिया। ठीक है, तो इतना हो गया आपके लिए, इतना। अब देखो कितना टाइम बचा है, चलो। अच्छा, लिंकेज भी बेटा दो तरीके का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट का मतलब है कि बिल्कुल 100%, जबकि 100% लिंकेज कभी पॉसिबल नहीं है, ये रेयर होता है। तो जैसे मेल ड्रोसोफिला में देखा गया कंप्लीट लिंकेज, ज्यादातर कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि 100% लिंकेज हो, कुछ न कुछ रिकॉम्बिनेट जरूर बनते हैं। ये कभी पॉसिबल नहीं कि 100% लिंकेज हो, क्योंकि जो जीन थोड़ा दूरी पे होता है उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो ही जाता है, तो कभी भी लिंकेज जो है 100% नहीं होता है। अच्छा, इनकम्प्लीट, तो कंप्लीट लिंकेज का मतलब हो गया कि 100% लिंकेज। दूसरा लिंकेज है इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है कि उसमें थोड़ा लिंकेज भी होगा और थोड़ा सा क्रॉसिंग ओवर भी होगा। तो वही जो मैंने आपको बताया कि जब इनकम्प्लीट लिंकेज होगा तो पेरेंटल जो टाइप होंगे वो 25% से ज्यादा होंगे, और रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या होंगे, 25% से कम होंगे। ये इनकम्प्लीट लिंकेज। अब नेक्स्ट है सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है बेटा, जब कोई भी सेक्स क्रोमोजोम, जैसे क्या है, एक्स और वाई क्रोमोजोम है, जब कोई जीन एक्स और वाई क्रोमोजोम पे प्रेजेंट होती है तो वो एक्स और वाई क्रोमोजोम के साथ ही लिंक्ड होती है और उसी के साथ साथ इनहेरिटेंस करती है। इसे बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जैसे कि कोई भी जीन है जो वाई क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है, वो जो है जब वाई क्रोमोजोम जहां पे जाएगा वो उसके साथ इनहेरिटेंस शो करेगी। इसी तरीके से जो एक्स पे जो जीन प्रेजेंट है वो एक्स क्रोमोजोम जिस प्रोजेनी में मूव करेगा उसमें करेगी। तो अभी तो हमारा टाइम ओवर हो रहा है, इसको हम कल पढ़ेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके।